નમસ્કાર, ગુજરાત ફર્સ્ટમાં આપનું સ્વાગત છે. આપની સાથે હું છું ઝિંકલ. દર્શક મિત્રો, બદલાતી જીવનશૈલી અને રોજબરોજની ભાગદોડ ભરી જિંદગીના કારણે આપણને ઘણી જ સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત બીમારીઓ લાગી જતી હોય છે અને એમાં પણ આજકાલ ઘૂંટણમાં થતી ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટની સમસ્યા સામાન્ય બની ગઈ છે. જો તમને આ સમસ્યા થઈ જાય તો તમારે શું કરવું જોઈએ? આ પ્રકારની સમસ્યા વ્યક્તિને ન થાય તે માટે તકેદારી રૂપે કયા પગલાં લેવા જોઈએ? આ તમામ વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું. આ સાથે જ આ પ્રકારની જો સમસ્યા થઈ જાય તો તમે સર્જિકલી અને નોન સર્જિકલી કયા ઉપચારો કરી શકો છો? ની રિપ્લેસમેન્ટ માટે પણ પાર્ટિકલી જે ની રિપ્લેસમેન્ટ થાય છે અને આ સાથે જ ફૂલી ની રિપ્લેસમેન્ટ થાય છે. આ બંને જે રિપ્લેસમેન્ટ છે તેની આ જે બીમારી છે તેની પર શું અસર થઈ શકે છે તે વિશે પણ આપણે વાત કરીશું. ઘૂંટણને લગતી ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટ્સની સમસ્યા પર વધુ પ્રકાશ પાથરવા માટે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે મોરિંગો સિમ્સ હોસ્પિટલના જાણીતા એવા ડોક્ટર કે જેમને જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરીમાં 20 વર્ષથી પણ વધુનો અનુભવ છે, કે જેમને 10,000થી પણ વધુ સક્સેસફુલ સર્જરીઝ કરી છે, કે જેમણે ભારતમાં વન ડે ટીકેઆરમાં પ્રણીતા ગણાય છે. આ સાથે જ જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરીમાં જે સક્સેસફુલ ટેકનિક ગણવામાં આવી છે તેવી ટ્રુ અલાઇનમેન્ટ ટેકનિકના સંશોધક પણ આ ડોક્ટર ગણવામાં આવે છે. તેવા ડોક્ટર, હેડ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ઓર્થોપેડિક જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ પ્રોગ્રામ, ડોક્ટર દરિયાસિંહ. દરિયાસિંહ, આપનું સ્વાગત છે કાર્યક્રમમાં. થેન્ક યુ વેરી મચ કિંજલબેન, એન્ડ થેન્ક યુ ગુજરાત ફર્સ્ટ સેટેલાઇટ ન્યૂઝ ચેનલ ફોર હેવિંગ મી ઓન ધીસ પોપ્યુલર એન્ડ વાઇડલી વોચ્ડ શો. જી, જે પ્રકારે અત્યારે ઘૂંટણની સમસ્યા છે લોકોમાં આપણે જોઈએ છે, જેને સામાન્ય ભાષામાં ઘૂંટણનો ઘસારો કહેવામાં આવે છે, ટેકનિકલી ભાષામાં આપણે તેને ઘૂંટણ માટેનું ઓર્થોઆર્થરાઇટિસ નામ આપ્યું છે, તે શું છે તે વિશે માહિતી આપશો. सो इसको जानने से पहले कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, अपने सबसे पहले नी कैसे बनता है वो अपने जानेंगे. सो एक ये मॉडल है जिसमें मैं आपको बताता हूं कि नी की संरचना कैसे होती है, नी का स्ट्रक्चर कैसे होता है. नी बनाने में थाई बोन और लेग बोन, ये दो बोन मुख्य रूप से भूमिका अदा करती है और इसके ऊपर एक तीसरी बोन होती है जिसको हम नी कैप बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, और मेडिकल लैंग्वेज में जिसको पेटला बोलते हैं. अभी इन बोन्स के एंड्स जो है वो एक टिश्यू से कवर्ड होते हैं जिसको आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं. और ये आर्टिकुलर कार्टिलेज ऐसी होती है जो बिल्कुल सफेद होती है और शाइनी होती है और स्लिपरी होती है, सो फ्रिक्शन लेस होती है. अब जब ऑस्टियोआर्थराइटिस किसी भी कारण से स्टार्ट होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे एजिंग के कारण से या एडवांस्ड इंजरीज की वजह से या कोई डिजीज की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू होता है, तो ये कार्टिलेज है जो बोन एंड को कवर करती है वो घिसना स्टार्ट हो जाती है. और जब घिसना स्टार्ट होती है तो वो इस तरह से हम इस मॉडल पे देख सकते हैं वो कैसे घिस गई है. ये जब घिसना शुरू होता है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक शुरू होने का एक हॉलमार्क है. थोड़ा सा एडवांस होता है तो ये कार्टिलेज कंप्लीटली घिस जाती है. ये कार्टिलेज कंप्लीटली घिस जाती है, जैसे इस मॉडल में आप देख सकते हो, और दोनों तरफ से घिस जाती है, लेग बोन की तरफ से भी और थाई बोन की तरफ से भी. और ये वो स्टेज है जब पेशेंट पेन फील करता है, साथ साथ में पेशेंट के नी में स्वेलिंग हो सकती है, नी की बेंडिंग रेस्ट्रिक्ट हो सकती है. और जब हम एक्सरे करते हैं तो एक्सरे में जो नॉर्मली जो स्पेस दिखना चाहिए वो स्पेस या तो रिड्यूस हो जाता है या वो बिल्कुल खत्म हो जाता है. બિલકુલ. આ સાથે જ જે ઘૂંટણની સમસ્યા છે ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ, તે થવા માટેનું કારણ શું છે તે વિશે દર્શક મિત્રોને માહિતી આપશો. सो ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के बहुत सारे कारण है और ये एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है. इसका एक कोई पर्टिकुलर एक कारण नहीं है कि एक इसी कारण से ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है. सो इफ वी टॉक अबाउट मल्टीफैक्टोरियल कॉजेज तो उसमें से एजिंग प्रोसेस जो है हमारा, जैसे बाल सफेद होते हैं, जैसे मोतिया आता है, उसी तरह से जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो भी घिसना शुरू होती है एजिंग के साथ में. इसके साथ साथ में दूसरे बहुत सारे कारण है, जैसे नी में कोई इंजरी हुई
जैसे लिगामेंट इंजरी हुई, मेनिस्कल इंजरी हुई और उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, देन नी के अराउंड कोई फ्रैक्चर हुआ, देन वेरियस इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउट है, सेप्टिक आर्थराइटिस है, ये सब भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके साथ साथ फीमेल जेंडर, ओबेसिटी, सिडेंटरी लाइफस्टाइल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस डिजीज को कोज करने में। स्पेसिफिकली फीमेल्स में पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोनल डेफिशिएंसी होती है, उसके कारण से ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस काफी होते हैं। જી, ની ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ ના જો કેસની વાત કરવામાં આવે, ભારતભરમાં તેનાથી પીડિત લોકોની સંખ્યા કેટલી હશે તે વિશે માહિતી આપશો। ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है हमारी पॉलिसी मेकर्स के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी, जो डिसाइड करते हैं कि इस बीमारी को कैसे टैकल किया जा सकता है, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, उन सब को जानने के लिए। सो यदि हम प्रेवलेंस की बात करें तो ये बहुत ही कॉमन डिजीज है और लगभग आफ्टर द एज ऑफ 65 लगभग 35% पेशेंट है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस रोग से पीड़ित है। यदि हम पॉपुलेशन की बात करें तो हमारे देश में 65 से ऊपर की एज के लगभग 7% लोग हैं। सो यदि हम उसको एक कैलकुलेट करें कि टोटल नंबर कितने होंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के, सो देन दिस कम्स टू अबाउट 30 मिलियन पीपल, मींस 3 करोड़ लोग अभी इंडिया में ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित है। दिस इज ए ह्यूज नंबर। और फीमेल्स का बात करें तो फीमेल्स मेल के कंपैरिजन में ज्यादा कॉमनली पीड़ित होती हैं और साथ साथ में फीमेल्स में यंगर एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है इन कंपैरिजन टू मेल्स। તો જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને ની ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ થાય છે ત્યારે તેના સંબંધિત શારીરિક શું તકલીફ થઈ શકે તે વિશે જણાવશો। इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण से जो पर्टिकुलर नी जॉइंट के अंदर जो सिम्टम्स और साइंस होते हैं वो। दूसरा, इस नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो के कारण से जो आसपास के जॉइंट है जैसे हिप है, स्पाइन है और एंकल है, उनमें क्या इफेक्ट पड़ता है। देन इसके सिस्टमिक क्या इफेक्ट होते हैं एंड देन फाइनली इसके लिए जो ट्रीटमेंट हम लेते हैं उनका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, उसके बारे में हम जानेंगे कि उनके क्या हेल्थ इफेक्ट हो सकते हैं, एडवर्स हेल्थ इफेक्ट। सो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट कि ढीचण ने घिसारा न લીધે એ આપણે લોકલી ઢીચણમાં શું સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ હોય છે, એ હોય છે ઢીચણમાં દુખાવો, ઢીચણમાં સ્વેલિંગ और रेस्ट्रिक्टेड नी बेंडिंग। सो ये जो सिम्टम्स है ये नी से रिलेटेड है। अभी हम बात करें कि नी में यदि पेन है तो उसके कारण से हम लिम्प करके चलते हैं और वो लिम्प करके चलने के कारण से स्पाइन में लोड आता है, हिप में लोड आता है और एंकल में लोड आता है। तो धीरे धीरे वो जॉइंट भी घिसना स्टार्ट हो जाते हैं, उन जॉइंट्स में भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। देन कमिंग टू अदर इफेक्ट, सिस्टमिक इफेक्ट, लाइक जैसे कि यदि नी में पेन है तो हम अपनी एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। यदि एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो हमारा वेट बढ़ने लगता है, वेट बढ़ने लगता है तो वेट बढ़ने के कारण से जितनी भी सारी बीमारियां हैं जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, जैसे हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हैं, मींस हाई वेट की वजह से जितने भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो आने लगती है। इसके साथ साथ जो नी में पेन के कारण से फॉल की संभावना भी बढ़ जाती है और ये फॉल कई तरह से हो सकता है, मींस इवन थोड़ा सा भी इनबैलेंस हुआ तो पेशेंट गिर सकता है। साथ साथ में गिरने की वजह से कई बार शोल्डर में या हिप में या रिस्ट में या स्पाइन में फ्रैक्चर भी हो सकता है और उनका मेडिकल मैनेजमेंट या सर्जिकल मैनेजमेंट भी करना पड़ सकता है। लास्टली जैसे हम बात करें कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो ट्रीटमेंट है, जैसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेन को रिलीव करने के लिए हम पेन किलर देते हैं, उन पेन किलर से भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे सबसे प्रमुख जो साइड इफेक्ट है गैस्ट्राइटिस हो सकता है, पेट में जलन हो सकती है, देन पेट में ब्लीडिंग हो सकती है दवाइयों की वजह से, और जो सबसे सीरियस साइड इफेक्ट है इसका वो है कि दवाइयों की वजह से किडनी डैमेज कर सकती है, लीवर डैमेज कर सकता है। सो दीज आर द सिस्टमिक इफेक्ट। यदि मैं इसको शॉर्ट में बात करूं तो ये जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस से संबंधित पेन है ये हमारी फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग सबको इफेक्ट करता है। इसके साथ साथ इसके जो ट्रीटमेंट करते हैं उससे भी ये सारी फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग
ઇફેક્ટ હોતી है। બિલકુલ ઘૂંટણને લગતી ઓસ્ટિયો આર્થરાઇટિસની જે સમસ્યા છે તેને નિયંત્રિત કરવા માટે શું કરવું જોઈએ, તેને નિયંત્રિત કરવા માટે વ્યક્તિએ શું તકેદારી રાખવી જોઈએ તે વિશે જણાવશો। सो कोई भी नियंत्रण प्रोग्राम है, कोई भी प्रिवेंशन प्रोग्राम है, उसको जानने के लिए हमें सबसे पहले उसके बीमारी के रूट में जाना पड़ता है कि वो बीमारी क्या है और उस बीमारी के होने के कारण क्या है। तो जैसे अपने पहले डिस्कस किया था कि ये बीमारी होने के कारण जैसे है एजिंग प्रोसेस है, इस हाई वेट है, फीमेल जेंडर है, जॉइंट में कोई चोट लगी उसकी वजह से हो सकता है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल है। सो हम इस बीमारी के होने वाले कारणों को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, जो जिन कारणों को हम मॉडिफाई कर सकते हैं और जिन कारणों को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। सो जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, मॉडिफाइबल कॉज है, उनको यदि हम मॉडिफाई करते हैं, उनको यदि हम कंट्रोल करते हैं तो इस डिजीज से हमें बचा जा सकता है। सो मॉडिफाइबल फैक्टर कौन कौन से हैं? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मॉडिफाइबल फैक्टर है कि वेट जो है अपना, उसको यदि ज्यादा है तो उसको रिड्यूस करें, और अच्छा ये होगा कि हम वेट को बढ़ने ही नहीं दें। एक तो मॉडिफाइबल फैक्टर ये है। दूसरा, सिडेंट्री लाइफस्टाइल। सिडेंट्री लाइफस्टाइल से भी ये डिजीज होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। सो हम यदि रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ये डिजीज होने की संभावना काफी कम हो जाती है। साथ साथ में हम क्या खाते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि जंक फूड खाने से हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है, जंक फूड खाने से ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। उसी तरह से जंक फूड खाने से ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस भी काफी बढ़ जाते हैं, और उसकी मैकेनिज्म भी काफी मल्टीपल मैकेनिज्म्स है। जैसे जंक फूड खाने से हमें डिफरेंट ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स निकलते हैं और वो जॉइंट की कार्टिलेज को डैमेज करते हैं। साथ साथ में जंक फूड खाने से वेट बढ़ता है, और वेट बढ़ता है तो अगेन जॉइंट पे लोड ज्यादा आता है और जॉइंट खराब होने लगता है। सो हम जंक फूड की बजाय यदि हेल्दी फूड खाते हैं तो हमें ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना कम हो जाती है। इसके साथ साथ में कुछ एक डिजीजेज ऐसी है जिनको हम कंट्रोल कर सके टाइमली तो ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचा जा सकता है। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउट है। यदि ये बीमारियां किसी आदमी को होती है तो उनको हम मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस होने से बचाया जा सकता है। इसके साथ साथ कुछ एक और भी कंडीशन है, जैसे काफी लोगों में नोकनी होता है और बोनी होता है। तो ये नोकनी और बोनी के कारण से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इनको भी हम टाइमली करेक्ट कर सकते हैं सो दैट कि आगे फ्यूचर में जाकर के ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं हो। सो दीज आर सम ऑफ द प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस। ડોક્ટર, જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિને ઘૂંટણને લગતી આ સમસ્યા થાય છે ત્યારે સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીએ કે નોન સર્જિકલ સારવાર માટે કયા વિકલ્પ ઉપલબ્ધ છે, વ્યક્તિ નોન સર્જિકલ સારવારમાં શું કરાવી શકે છે? बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है कि नॉन सर्जिकल, क्योंकि सर्जरी से सबको डर लगता है, मेरे को भी डर लगता है। मैं भी आज जाता हूं कि मेरे कोई तकलीफ है और सर्जन ऐसा बोलता है कि सर्जरी करनी है, तो डेफिनेटली सबसे पहले आएगा कि वो सर्जरी सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी, सर्जरी सक्सेसफुल होगी तो उसके रिजल्ट कैसे आएंगे। इससे अच्छा ये है कि यदि इसको हम दवाइयों से ठीक कर सकते हैं, यदि हम इसको एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं, यदि हम इसको प्रिकॉशन से कुछ मैनेज कर सकते हैं, तो सबसे पहले वो हम उपाय अपनाने चाहिए। सिमिलरली ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी यदि ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रारंभिक स्टेज में है और ऑस्टियोआर्थराइटिस इतना एडवांस नहीं है कि उसको सर्जरी की जरूरत है, देन उन कंडीशंस में ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम मेडिकली मैनेज करते हैं। और मेडिकल मैनेजमेंट में प्रमुख रूप से 3-4 चीजें हैं। जैसे पहली, रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से क्या होता है कि आसपास की मांसपेशियां, जॉइंट के आसपास की जो मांसपेशियां हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यदि मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग होगी तो जॉइंट पे लोड कम आएगा, जॉइंट पे लोड कम आएगा तो ऑस्टियोआर्थराइटिस फर्दर प्रोग्रेस कम करेगा। साथ साथ में यदि हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें हमें काफी सारे पॉजिटिव एंडोर्फिन्स निकलते हैं। सो जो पेन की सीवियरिटी है वो कम हो जाती है, पेन किलर की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। इसके बाद में प्रिकॉशंस, ऐसे प्रिकॉशंस की कुछ एक्टिविटीज करने से नी में लोड बहुत ज्यादा आता है और अपने नॉर्मल कुछ एक्टिविटीज करने में नॉर्मल लोड आता है। जो हाई इंपैक्ट लोडिंग कंडीशंस है नी की, उन एक्टिविटीज को हम अवॉइड करना चाहिए। और वो हाई इंपैक्ट लोडिंग कंडीशंस कौन कौन सी है? वो है रनिंग, जंपिंग, जॉगिंग, सिटिंग ऑन द फ्लोर, स्क्वाटिंग, क्रॉस लेग सिटिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, गोइंग अप एंड डाउन स्टेयर्स। तो ये एक्टिविटीज से हमें बचना चाहिए यदि ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू हो गया है तो।
यदि ये एक्टिविटी हम नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं, तो नी पे लोड कम आता है, और नी पे लोड कम आएगा तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू हुआ है उसको आगे प्रोग्रेशन थोड़ा सा स्लो हो जाता है, होल्ड हो जाता है। इसके बाद में हमारे जो आती है कि मेडिसिन क्या ले सकते हैं। मेडिसिन में दो प्रमुख रूप से मेडिसिन है। एक तो न्यूट्रासिटिकल्स है, जिसमें जो ऐसे ऐसे पदार्थ हम ले सकते हैं एज ए मेडिसिन की जिससे कार्टिलेज वापस से रीग्रो करे। तो उसमें कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एंड ग्लूकोसामिन ऐसे सब्सटेंसेस है जो लेने से हमारे कार्टिलेज वापस से बनने की संभावना है, बट इसका कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। फिर भी मेरा अनुभव ऐसा है कि जिन लोगों को हम कॉन्ड्रोइटिन या ग्लूकोसामिन देते हैं उन लोगों को पेन रिलीविंग मेडिसिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। एंड देन पेन को मैनेज करने के लिए हम जुडिशियस यूज ऑफ पेन रिलीविंग मेडिसिन कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी दूसरे भी ट्रीटमेंट मोडालिटीज है, जैसे इंजेक्शंस लगा सकते हैं जॉइंट के अंदर, और ये इंजेक्शन मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 पीआरपी। पीआरपी मींस प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो वापस से कार्टिलेज रीजनरेट करने में, कार्टिलेज को हीलिंग करने में हेल्प करता है। अगेन इसके बहुत सारे कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि हेल्प करता है कि नहीं करता है, बट स्टिल 1 to 2 year रिजल्ट्स आर वेरी गुड इन माय एक्सपीरियंस। देन जो सेकंड प्रकार का जो इंजेक्शन है वो विस्को सप्लीमेंटेशन। आपने सुना होगा कि इंजेक्शन, घुटने का दर्द है तो घुटने के दर्द में जेली का इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो जेली का इंजेक्शन मींस विस्को सप्लीमेंटेशन। ये एक ऐसा जेली नुमा पदार्थ है जो डैमेज हुआ है उसको थोड़ा कवर कर लेता है, और 6 महीने से 1 साल तक नी पेन नहीं होता है। एंड एक तीसरा जो है क्लास ऑफ मेडिसिन है वो स्टेरॉइड। स्टेरॉइड हम बहुत रेयरली यूज करते हैं और ऐसी कंडीशन में यूज करते हैं जैसे झिल्ली में यदि सूजन है, जिसको हम साइनोवाइटिस बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, यदि वो है तो हम स्टेरॉइड दे सकते हैं और उस साइनोवाइटिस को क्योर कर सकते हैं, सो दैट कि आर्थराइटिस डेवलप होने के चांसेस कम हो जाए। इन सब जो मेडिकल मैनेजमेंट में की मैंने बात की, उन सब से ऑस्टियोआर्थराइटिस को आगे बढ़ने में, प्रोग्रेशन में थोड़ा सा कम कर सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते हैं। नी रिप्लेसमेंट की या सर्जिकल ट्रीटमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम थोड़ा डिले कर सकते हैं 2-3 साल, 4 साल, 5 साल तक। तो ये हमारे नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट है ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ को મેનેજમેન્ટ करने के लिए। તો ડોક્ટર, આ તો તમામ નોન સર્જિકલ જે ઉપચાર હતા તેના વિશે વાત થઈ, પરંતુ કોઈ વ્યક્તિની સમસ્યા વધી ગઈ છે અને નોન સર્જિકલ પણ હવે અસર નથી કરી રહ્યું અને સર્જિકલ ઉપચાર કરાવવા છે, તો તે માટે શું વિકલ્પ છે તે વિશે જણાવશો? सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि सर्जिकल मैनेजमेंट की जरूरत कब पड़ती है। सर्जिकल मैनेजमेंट की जरूरत तब पड़ती है जब ऑस्टियोआर्थराइटिस एडवांस हो जाए, जब एक्सरे हमें यह लगे कि जो जॉइंट स्पेस है बिल्कुल रिड्यूस हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है, और पेशेंट को नी बेंडिंग रेस्ट्रिक्ट हो गई है, वॉकिंग कैपेसिटी कम हो गई है, उसको पेन के लिए पेन रिलीविंग मेडिसिन की जरूरत पड़ती है फ्रीक्वेंटली। तो ये सारी कंडीशंस है। साथ साथ में उसको एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है वो करने में तकलीफ होने लगती है, तब हम ये बोलते हैं कि अभी आपको सर्जिकल मैनेजमेंट के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, अभी आपको सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए जाना चाहिए। क्योंकि ऐसी कंडीशन जब आ जाती है और फिर हम डिले करते हैं तो जो मैंने पहले बताए थे हेल्थ रिलेटेड एडवर्स आउटकम्स, वो होने के चांसेस काफी होते हैं। सो यदि सर्जिकल मैनेजमेंट की जरूरत है तो सर्जिकल मैनेजमेंट को डिले नहीं करना चाहिए। सो नाउ कम टू द पॉइंट कि सर्जिकल मैनेजमेंट क्या क्या हो सकते हैं। So there are various forms of surgical management। जो टाइम टेस्टेड एंड ओल्ड एज से चला आ रहा है वो है HTO। HTO मींस हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी। और ये हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी क्या है, इसमें हम जो लेग बोन है वो उसके ऊपरी भाग से थोड़ा कट करते हैं और वापस से लेग को रीअलाइन करते हैं, जिससे डिजीज का पार्ट है वो ऑफलोड हो जाता है और दूसरा जो अपोजिट कंपार्टमेंट है नी का, वहां पे लोड ज्यादा आने लगता है। सो देन एक डिजीज पार्ट ऑफलोड हो गया है तो वहां पे पेन नहीं होता है। सो ये है HTO। पर HTO का डाउनसाइड ये है कि ये 5 से 7 साल में वापस से ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमने रीअलाइनमेंट करके दूसरे कंपार्टमेंट पे लोड ज्यादा डाला, सो वो कंपार्टमेंट भी धीरे धीरे खराब होने लगता है। देन दूसरा जो सर्जिकल ऑप्शन है वो है पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, एंड तीसरा जो सर्जिकल ऑप्शन है वो है टोटल नी रिप्लेसमेंट। पार्शियल एंड टोटल नी रिप्लेसमेंट आर द लास्टिंग सोल्यूशन फॉर ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ ઓફ ધ ની જોઇન્ટ। જે પ્રકારે આપણે વાત કરી રહ્યા છે ઘૂંટણને લગતી ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસની સમસ્યા, તેમાં જે પાર્શિયલી રિપ્લેસમેન્ટ છે તે શું છે અને તે વિશે દર્શક મિત્રોને માહિતી આપશો?
सो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कई नाम से फेमस है, आपने सुना होगा कि बहुत सारे नाम, कोई बोलता है माइक्रोप्लास्टी, कोई बोलता है टक प्लास्टी, कोई बोलता है कुछ, कोई बोलता है कुछ। सो वो सब पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के ही फॉर्म है। अभी पार्शियल नी रिप्लेसमेंट होता क्या है वो अपने जानते हैं। सो जैसे मैंने बताया कि नी जॉइंट है जो 3 कंपार्टमेंट का बना होता है। एक कंपार्टमेंट मीडियल, दूसरा कंपार्टमेंट लेटरल और तीसरा कंपार्टमेंट एंटीरियर और पैटेलोफिमोरल। यदि ओस्टियोआर्थराइटिस एक ही कंपार्टमेंट में लिमिटेड है, देन हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं उसी कंपार्टमेंट का। सपोज हमारा जो आर्थराइटिस है वो सिर्फ मीडियल कंपार्टमेंट में है, तो हम मीडियल कंपार्टमेंट का पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली यदि लेटरल कंपार्टमेंट में ओस्टियोआर्थराइटिस है और बाकी 2 कंपार्टमेंट हेल्दी है, तो हम सिर्फ लेटरल कंपार्टमेंट का पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। जी બિલકુલ જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટની આપે વાત કરી। જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ કરાવે તો તેની જે ટેકનિક્સ છે જુદી જુદી તે વિશે જણાવશો, તેમાંથી સૌથી વધુ જે પ્રખ્યાત ટેકનિક છે તે કઈ છે તે જણાવશો। Again, you must have heard lots of noise about various techniques in joint replacement, like computer assisted knee replacement surgery, patient specific jigs assisted knee surgery, robotic knee surgery, true align technique, robotic enabled true align technique। so ये टेक्निक क्यों, इतनी सारी टेक्निक क्यों है? क्योंकि एक कोई टेक्निक है वो 100% सक्सेसफुल नहीं है, इसीलिए ये वेरियस टेक्निक्स है। और ये टेक्निक्स क्या करती है? सो नी रिप्लेसमेंट की सक्सेस के लिए जो मुख्य जो फैक्टर है वो है उसका अलाइनमेंट। लिम्ब का अलाइनमेंट कैसे होना चाहिए? लिम्ब के अलाइनमेंट की हम बात करते हैं तो लिम्ब का अलाइनमेंट हम कैसे डिटरमिन करते हैं कि सेंटर ऑफ द हिप और सेंटर ऑफ द एंकल, यदि ये 2 पॉइंट को यदि हम ज्वाइन करें तो ये लाइन सेंटर ऑफ द नी से पास होनी चाहिए। यदि ये सेंटर ऑफ नी से पास होती है, दैट मींस वो जॉइंट है वो परफेक्टली अलाइंड है। तो इस परफेक्ट और डिजायर्ड अलाइनमेंट को अचीव करने के लिए वेरियस टेक्निक्स है। उन टेक्निक्स की हेल्प से ये हम परफेक्ट अलाइनमेंट और डिजायर्ड अलाइनमेंट अचीव करने की ट्राई करते हैं, और उसमें से कुछ से जो है वो सुपीरियर है इन कंपैरिजन टू अदर्स। सो दैट्स व्हाट वेरियस टेक्निक्स आर। बिल्कुल જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ માટેની જુદી જુદી જે ટેકનિક્સ છે તેમાં અલાઇનમેન્ટ ટેકનિક હોય કે પછી રોબોટ ટેકનિક હોય, આ સિવાય જ હાલમાં જ મોરેકો સિમ્સ હોસ્પિટલમાં જે લોન્ચ થઈ છે તે ટેકનિક છે, તે તમામની ભૂમિકા શું છે અને આ તમામ ટેકનિક છે તેના વિશે જરા પ્રકાશ પાડશો। मैंने बात की कि पहले अपने जब बात की कि क्या क्या टेक्निक्स है। सो नाउ कमिंग टू दी ट्रू अलाइन टेक्निक विच आई डेवलप्ड, and then robotic technique, and then true align robotic enabled true align technique, जो हमने ट्रू अलाइन टेक्निक को रोबो के साथ में इंटीग्रेट किया है यहाँ मैरिंगो सिम्स हॉस्पिटल में। उनकी अलग अलग क्या लिमिटेशंस है, क्या बेनिफिट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो ट्रू अलाइन टेक्निक बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें मैंने ये डिफाइन किया कि जो डिजायर्ड अलाइनमेंट की बात हमने की उसको कैसे अचीव किया जा सकता है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रू अलाइन टेक्निक मैं ये मेरे पेशेंट्स में लगभग 97 to 98% पेशेंट्स में परफेक्ट अलाइनमेंट आता है। और ये टेक्निक मैं 2016 से फॉलो कर रहा हूँ। अभी तक मोर देन 2000 सर्जरीज इस टेक्निक से की है और 97 to 98% एक्यूरेसी है। देन मैं बात करूँ रोबोटिक की, रोबोटिक भी इसी पर्पज से, इसी कॉन्सेप्ट पे आया है कि अलाइनमेंट परफेक्ट कैसे हो, उसकी अलाइनमेंट की एक्यूरेसी कैसे इंश्योर की जाए, अलाइनमेंट का प्रिसीजन कैसे इंश्योर किया जाए। सो अगेन रोबोटिक में अलाइनमेंट अचीव होने के चांसेस मोर देन 95% है। डिफरेंट सेंटर हैव देयर डिफरेंट रेट ऑफ अचीविंग अलाइनमेंट। सम सेंटर्स may have near 100%, some center may have near 95%. So 95 to 100% perfection is there with robotic। रोबोटिक इनेबल्ड ट्रू अलाइन टेक्निक, इसमें मैंने क्या किया है कि रोबोटिक में जो हम काम करते हैं उसके साथ साथ में मेरी टेक्निक को से डबल चेक करते हैं कि वो जो अलाइनमेंट जो हम एम कर रहे हैं वो अचीव होगा कि नहीं होगा। सो दिस टेक्निक अगेन मे बी ए वेरी प्रोमिसिंग टेक्निक एंड वी विल बी सीइंग द रिजल्ट्स। वी हैव स्टार्टेड रिसेंटली and we will see the results in next couple of months। ડોક્ટર, આમ તો જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટની જે સર્જરી છે તમામ હોસ્પિટલોમાં થતી હોય છે, પરંતુ કોઈ વ્યક્તિને સારું પરિણામ જોઈએ છે તો કેવા પ્રકારની હોસ્પિટલમાં જાય તો આ પ્રકારની સર્જરી કરાવવાથી તેને સારું પરિણામ મળશે?
So again, very relevant question. So coming to the point कि नी रिप्लेसमेंट की सक्सेस किस पे डिपेंड करती है? There are multiple factors on which knee replacement success depends. So इसमें आपका हॉस्पिटल भी है, डॉक्टर है, सर्जिकल टेक्निक है, एंड देन इम्प्लांट है. कमिंग टू द हॉस्पिटल, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ऐसी एज में होता है जब एज थोड़ी सी एडवांस हो जाती है, और नी रिप्लेसमेंट की जरूरत तब पड़ती है पेशेंट 60s में है, 70s में है, या कई बार 80s में भी काफी सारे पेशेंट अभी आने लगे हैं जिनको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है. और ये जो पेशेंट का ग्रुप है, इन सब में, इस एज ग्रुप में किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को डायबिटीज है, किसी को हार्ट डिजीज है, किसी को किडनी डिजीज है, किसी को मल्टीपल ईयर डिजीज है. सो इन सारे पेशेंट का यदि ऑपरेशन हमें करना है तो ऐसे हॉस्पिटल में करना चाहिए जहां मल्टीपल डॉक्टर ऑफ डिफरेंट स्पेशलिटी एक ही जगह पे अवेलेबल हो. सो किसी भी तरह की, कोई भी तरह की पेशेंट के कोमॉर्बिड कंडीशन है तो उसको हम एडिक्वेटली और ऑप्टिमम तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकें. सो एक ये सर्जरी है, ये आइडियली बेटर ये रहेगा कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में की जाए. दूसरा, इस सर्जरी में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, और यदि इन्फेक्शन एक बार हो जाता है तो वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही कैटास्ट्रोफिक होते हैं. सो हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में ये ध्यान रखना है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस मिनिमम से मिनिमम हो. और इन्फेक्शन होने के चांसेस मिनिमम कैसे कर सकते हैं? एक, हॉस्पिटल साफ सुथरा हो. दूसरा, जो ओटी हम जहां ऑपरेट करते हैं वो क्लास 100 ऑपरेशन थिएटर हो. तीसरा, हम जो मटेरियल यूज करते हैं वो डिस्पोजेबल हो तो बेटर है. साथ साथ में उसमें यदि हम पर्सनल प्रोटेक्टिव किट यूज करते हैं तो वो भी ऐड करता है इन्फेक्शन को रिड्यूस करने में. साथ साथ में इसमें सिस्टम और प्रोसेसेस को इंश्योर करने के लिए काफी सारे एक्रेडिटेशन है, जैसे NABH है, जैसे JCI है. JCI इज द हाईएस्ट एक्रेडिटेशन बॉडी, जिसमें JCI जिन हॉस्पिटल्स में होता है उसमें हमारे सिस्टम और प्रोसेसेस बहुत ही रोबस्ट होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू. तो जिन हॉस्पिटल में NABH है, JCI है और दूसरे क्लास 100 ऑपरेशन थिएटर है, देन यदि डिस्पोजेबल्स यूज करते हैं तो उन हॉस्पिटल में इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं. सो यू कैन आस्क व्हेन यू आर कंसल्टिंग योर डॉक्टर कि आपके यहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस कितने हैं और ये सब चीजें है या नहीं है. यदि ये सब चीजें है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस मिनिमम है. स्टिल मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन्फेक्शन होने के चांसेस जीरो है, क्योंकि इन्फेक्शन अगेन ए मल्टी फैक्टोरियल थिंग, बट कैसे हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं. सो जिन हॉस्पिटल्स में, जो हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी है और जिन हॉस्पिटल्स में इन्फेक्शन होने के चांसेस कम से कम है, ऐसे हॉस्पिटल में हमें ये सर्जरी चूज करनी चाहिए. જી બિલકુલ ડોક્ટર, અત્યારે બદલાતી જીવનશૈલી પ્રમાણે ઘૂંટણને લગતી જે સમસ્યાઓ છે તે વધી રહી છે. લોકોને ઘણા જ પ્રશ્નો હોય છે, તેમાં પણ સર્જિકલ સારવાર, નોન સર્જિકલ સારવાર, કઈ હોસ્પિટલમાં જઈ અને આ સારવાર લેવી, તમામ મૂંઝવણ હોય છે. આ તમામ માહિતી આપે આપી અને આ સાથે દર્શક મિત્રોને માહિતગાર કર્યા. અમારી સાથે જોડાયા તે બદલ આપનો આભાર. થેન્ક યુ ગુજરાત ફર્સ્ટ સેટેલાઇટ ન્યૂઝ ચેનલ. થેન્ક યુ. તો દર્શક મિત્રો, આજે આપણે ઘૂંટણને લગતી ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસની સમસ્યા વિશે માહિતી મેળવી. આ સાથે જ તેના સર્જિકલ અને નોન સર્જિકલ ઉપચાર આપને જણાવ્યા. ની રિપ્લેસ માટે કઈ હોસ્પિટલ બેસ્ટ છે, તેના કેટલા પ્રકાર છે, સમગ્ર માહિતી આપને આપી. આશા રાખીએ કે આનાથી આપ આપનું અને આપના પરિવારજનનું સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખશો. અને આરોગ્યને લગતી આવી જાણકારી માટે આપ જોતા રહો ગુજરાત ફર્સ્ટ.